हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोजेज ऑफ मोनोपोली। आज की वीडियो में हम उन कुछ रीजंस को जानेंगे जो कि मोनोपोली पावर क्रिएट करते हैं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज मोनोपोली। सिंपल वर्ड्स में बोले तो मोनोपोली इज ए पावर टू कंट्रोल द प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। जो मोनोपोली होती है वो किसी भी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी सप्लाई को जो अफेक्ट करती है या कंट्रोल करती है उसकी पावर को कहते हैं। जो मोनोपोलिस्ट होता है उसके पास फुल पावर होती है कि वह अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस और उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है या उसे अफेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन सी कोजेज हैं या कौन कौन से रीजन है जो मोनोपोली पावर को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स को कंट्रोल करके भी मोनोपोली पावर है वो क्रिएट की जा सकती है। ए फर्म में कंट्रोल द टोटल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज असेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोडक्ट। एक फर्म के पास किसी भी प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शन में यूज होने वाला रॉ मटेरियल होता है, अगर उस उसकी सप्लाई उसके कंट्रोल में होती है तो भी मोनोपोली पावर क्रिएट हो सकती है। तो जिस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में अगर रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और वो रॉ मटेरियल किसी एक स्पेसिफिक फर्म के कंट्रोल में ही है उसकी सप्लाई, तो भी वह जो पर्टिकुलर फर्म है वह अपनी मोनोपोली पावर क्रिएट कर सकती है। ही मे बी सोल ओनर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर फर्म है वो नेचुरल रिसोर्सेज की ओनर है। जैसे कुछ अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तेल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वो जो अरब कंट्रीज़ हैं वो सोल ओनर है रॉ मटेरियल सप्लाई की। तो उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें मोनोपोली होती है। सो बाय कंट्रोलिंग द की मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज ए फर्म कैन मोनोपोलाइज द इंडस्ट्री एंड कीप न्यू कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द फर्म्स। तो जो फर्म है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करके फर्म जो अपनी इंडस्ट्री है उसको मोनोपोलाइज कर सकती है, यानी कि अपना सिंगल कंट्रोल कर सकती है उस इंडस्ट्री में, और जो न्यू कॉम्पिटिटर्स हैं उसको इंडस्ट्री से आउट रख सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो रॉ मटेरियल होता है अगर उस पर कंट्रोल हो जाता है किसी फर्म का, तो वो फर्म भी इंडस्ट्री में अपने आप को मोनोपोलाइज कर सकती है और उस फर्म में कॉम्पिटिटर्स की जो एंट्री है उस पर एंट्रीज होती हैं उस पर बैरियर हो जाता है और वो फर्म है वो एक सिंगल मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई भी मोनोपोली क्रिएट करवा सकती है। चलिए अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पेटेंट्स। जो पेटेंट्स होते हैं वो भी मोनोपोली क्रिएट करते हैं। पेटेंट्स या फिर जो कॉपीराइट होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को उनके कुछ भी नए नए इनोवेशंस जो किए जाते हैं उनके लिए उन्हें लाइसेंस दे दिया जाता है, और वही जो पर्टिकुलर पर्सन है वही अपनी इन्वेंशन को आगे यूज़ कर सकते हैं। कोई अदर पर्सन है वो उनके इस इनोवेशन या फिर न्यू जो आइडियाज़ हैं जो उनके द्वारा इन्वेंट किए गए हैं उन्हें यूज़ नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट उन इनोवेटर्स को ये प्रोटेक्शन देती है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार का प्रोटेक्शन दिया जाता है वह भी मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। तो जो पेटेंट्स होते हैं वो एक एक्सक्लूसिव राइट होते हैं ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू यूज सम आइडिया इन प्रोडक्शन ऑफ एनी सर्टेन प्रोडक्ट। जो ये पेटेंट्स होते हैं वो हमारे एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किए जाते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन ने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का अपनी एक न्यू टेक्निक इन्वेंट की है तो वह गवर्नमेंट से पेटेंट एक्ट के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। उसके बाद केवल वही पर्टिकुलर पर्सन अपनी जो भी आइडिया है उसे यूज़ कर सकता है। अदरवाइज कोई और पर्सन बिना उस पर्टिकुलर पर्सन की परमिशन के उस आइडिया को यूज़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के पेटेंट्स राइट से भी जो हमारी मोनोपोली है वो क्रिएट हो जाती है। पेटेंट गिव मोनोपोलिस्ट सोल राइट टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जो पेटेंट होता है वह हमारे मोनोपोलिस्ट को एक सोल राइट देते हैं कि वह केवल उसी प्रोडक्ट को केवल वही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकता है। पेटेंट इज ग्रांटेड टू इनोवेटर ऑफ द टेक्निक प्रोडक्ट। इट इज सम सॉर्ट ऑफ लीगल राइट ऑफ मोनोपोली। ये जो
पेटेंट्स होते हैं ये लीगल राइट होते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ही ग्रांट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वह अगर पेटेंट होल्डर होता है तब भी वह मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसकी भी कुछ रूल रेगुलेशंस या फिर कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनके अंडर गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर फर्म्स को या फिर ग्रुप ऑफ फर्म्स को ही लाइसेंस ग्रांट करती है, और वही पर्टिकुलर फर्म्स होती हैं वो उस स्पेसिफिक एरिया में प्रोडक्शन कर सकती हैं या उस स्पेसिफिक कोई भी जो सर्विस सेक्टर है उसमें सर्विसेज ग्रांट कर सकती हैं। तो इस प्रकार गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो भी मोनोपोली क्रिएट कर सकती हैं। समटाइम गवर्नमेंट ग्रांट द लाइसेंस टू पर्टिकुलर फर्म टू हैव exclusive privilege to produce some product or provide any service in certain area। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वह भी लाइसेंस ग्रांट कर सकती है कुछ पर्टिकुलर फर्म्स को कि वही कुछ स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर सर्विस ग्रांट कर सकती हैं या फिर प्रोडक्शन कर सकती हैं। नो फर्म कैन एंटर विदाउट लाइसेंस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट। कोई अदर फर्म्स होती हैं वो बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के उन पर्टिकुलर एरियाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सर्विसेज। जैसे इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, पहले जो हमारा ये BSNL था केवल वही इस फील्ड में था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी जो हमारी गवर्नमेंट है उसी का इसी में मोनोपोली है। और हम देख सकते हैं कि इंडियन रेलवेज, जो इंडियन रेलवे है उसमें भी हमारी गवर्नमेंट है उसी की मोनोपोली है। गैस सर्विसेज हैं, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड किए हुए हैं, उनमें गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर फर्म्स को ही लाइसेंस ग्रांट करती है और वही इसमें अपनी सर्विसेज ग्रांट कर सकते हैं। हर कोई जो पर्सन है वो इन एरियाज में आके अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकता और ना ही सर्विसेज ग्रांट कर सकता है। तो इन पर्टिकुलर एरियाज में प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार जो हमारी गवर्नमेंट है वह भी लाइसेंसिंग के थ्रू मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल बैरियर्स इन एंट्री। कुछ टेक्निकल बैरियर्स भी होते हैं एंट्री पर जो कि मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। टेक्निकल बैरियर्स टू एंट्री आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मोनोपोली। प्रिंसिपल टेक्निकल बैरियर इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वह भी मोनोपोली क्रिएट करने का एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो फर्म ऑलरेडी इंडस्ट्री में पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है वह अपनी मार्केट अच्छे से सेट कर चुकी होती है और वह एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है, और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से उस फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो रिसीव हो रही होती हैं, और जिससे उस पर्टिकुलर फर्म की पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम आती है। तो इससे वह जो फर्म है वह बहुत कम प्राइसेस पर भी अपनी प्रोडक्शन को बेचकर इंडस्ट्री में अपने आप को अच्छे से सरवाइव करवा सकती है और अपनी अच्छे से मोनोपोली क्रिएट करवा सकती है। As monopolist has already established, new firm entry is difficult because new firm can only produce at high cost, which would be unaffordable। अब जो नई फर्म उस इंडस्ट्री में अगर अपने आप को सेटअप करती है तो उन्हें हाई जो सेटअप कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी, और बिल्कुल न्यू फर्म्स सेटअप होने के कारण उन फर्मों की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वह भी हाई होगी, और जिससे वो जो नई फर्में इंडस्ट्री में सेटअप हो रही होती हैं उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, जिससे उन फर्म्स के प्रोडक्शन के प्राइसेस एज़ कंपेयर टू ओल्ड फर्म ज़्यादा होती हैं, जिससे कि जो ओल्ड फर्म्स होती हैं वो न्यू फर्म्स को कंपटीशन में पछाड़ देती हैं, जिससे कि जो न्यू फर्म्स हैं केवल वो अपने कंपटीशन से बाहर हो जाती हैं और ओल्ड फर्म्स होती हैं वही कंपटीशन में विनर होती हैं और वही लंबे समय तक सर्वाइव कर पाती हैं और उन्हीं की इस मार्केट में मोनोपोली हो जाती है। इस प्रकार टेक्निकल बैरियर्स होते हैं वो भी मोनोपोली क्रिएट करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अनफेयर कंपटीशन और लिमिट प्राइस पॉलिसी। जो कुछ फर्म्स होती हैं वो अनफेयर कंपटीशन पॉलिसी है या लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी है उसको भी अडॉप्ट करती हैं ताकि वह मार्केट में अपने आप की मोनोपोली क्रिएट कर सके। दिस पॉलिसी प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। जो अनफेयर कंपटीशन की जो पॉलिसी होती है वो न्यू फर्म्स की एंट्री पर प्रिवेंशन यानी कि रोक लगाती है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सेटिंग ए प्राइस बिलो मिनिमम LAC। इस पॉलिसी के अंदर ये अनफेयर कंपटीशन पॉलिसी होती है, इसमें जो फर्म्स होती हैं वो
बहुत ही कम लो जो कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, उससे भी कम कॉस्ट से भी कम अपने प्राइसेस को सेट करती हैं, जिससे कि न्यू फर्म्स होती हैं वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं या फिर वो मार्केट से अपने आप को आउट कर लेती हैं। तो इस प्रकार की जो अनफेयर कंपटीशन प्राइसेस पॉलिसी होती है वह भी मोनोपोली क्रिएट करने का एक रीज़न होती है। तो इस प्रकार से एलआईसी से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से बिलो अगर प्राइसेस को कोई इंडस्ट्री चार्ज कर रही होती है तो दूसरी फर्म्स होती हैं वो कंपटीशन से आउट हो जाती हैं, और जो पहले जो ऑलरेडी जो फर्म सर्वाइव कर रही है वह इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर लेती है। तो इस प्रकार अनफेयर कंपटीशन जो पॉलिसी होती है वो भी मोनोपोली क्रिएट करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल और एंट्री लैग। कुछ हिस्टोरिकल और एंट्री लैग्स होते हैं जिनसे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। ए ओल्ड फर्म इंजॉय मोनोपोली बिकॉज ऑफ अर्ली स्टार्ट इन मार्केट। जो मोनोपोली होती है उसका रीज़न यह भी हो सकता है कि जो फर्म मोनोपोली इंजॉय कर रही है उसने बहुत पहले से ही अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर लिया था। नो वन एल्स हैज़ नेसेसरी नो हाउ। जो कुछ न्यू फर्म्स होती हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है उस फील्ड की। द फर्स्ट फर्म टू मार्केट सम प्रोडक्ट विद यूजली इंजॉय मोनोपोली पोजिशन। अब जो कोई फर्म पहले से ही सेटअप की जा चुकी है वही फर्म लगातार अपने जो प्रोडक्शन कर रही होती है, और न्यू फर्म्स होती हैं वो उस एरिया में वो सोचते हैं कि ये फर्म ऑलरेडी सेटअप है और इस फर्म की तो काफ़ी अच्छे से मार्केट बनी हुई है। तो जो न्यू फर्म्स होती हैं वो उस एरिया में एंट्री करना ही नहीं चाहती। वो सोचती है कि अगर वो एंट्री करेंगी तो उन्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए जो पहले से चली आ रही है उसी के कारण हिस्टोरिकल या फिर एंट्री लैग के कारण भी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल साइज। यहाँ पर कैपिटल साइज होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो भी मोनोपोली क्रिएशन का एक रीज़न होता है। मोनोपोली ऑल्सो कोज बाई ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऐसा हो सकता है कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें एक बड़ी अमाउंट में कैपिटल की आवश्यकता होती है, लेकिन एक इंडस्ट्री है जो पहले से सेटअप की जा चुकी है और वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उसने काफ़ी बड़ी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, लेकिन जो कुछ छोटी फर्में होती हैं जो उस कैपिटल की अमाउंट है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं, तो वो जो फर्में हैं वो कंपटीशन से आउट हो जाती हैं, और जो बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो एक रीजन बन जाता है मोनोपोली क्रिएशन का। सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑल्सो रिक्वायर्ड वास्ट कैपिटल अमाउंट दैट एक्सक्लूड एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन मार्केट। जो नई कैपिटल की जो बड़ी मात्रा में जो ह्यूज कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वह न्यू फर्म्स की एंट्री को भी यहाँ पर बैरियर क्रिएट कर सकती है, क्योंकि कुछ फर्में होती हैं वो ज़्यादा ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं, तो वो कंपटीशन से आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर कैपिटल साइज होता है वो भी एक मोनोपोली क्रिएशन का कॉज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस मर्जर। जो बिजनेस टेक ओवर, बिजनेस मर्जर होते हैं या फिर जो कुछ फर्म्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपना कार्टेल का क्रिएशन कर लेती हैं, इस प्रकार भी मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। ए फर्म में एक्वायर मोनोपोली बाय टेकिंग एंड गेटिंग हाई कम्बिनेशन मार्केट शेयर फॉर द न्यू फर्म्स। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में दो या दो से ज़्यादा फर्में एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक दूसरे को कार्टेल क्रिएट करके, या फिर जो दो तीन फर्में होती हैं बड़ी बड़ी वो दोनों मिलकर मार्केट में कंपटीशन को एलिमिनेट कर सकती हैं और मोनोपोली जो पावर है उसको क्रिएट कर सकती हैं। जैसे पहले मार्केट में वोडाफोन अलग से था और आइडिया अलग से, दोनों कंपनियां अलग अलग थी, लेकिन उन्होंने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए या फिर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी कैपिटल साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए दोनों ने टेक ओवर कर लिया। तो अब ये दोनों कंपनीज हैं वो मिलकर एक हो गई हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट की है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग कंपटीशन कर रहे थे लेकिन अब मार्केट में वो दोनों एक हो गए हैं। तो यहाँ पर उन दोनों की मोनोपोली ऐसे बिजनेस मर्जर या टेक ओवर कार्टेल करके भी क्रिएट हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ रीजंस को पढ़ा है जो मोनोपोली पावर को क्रिएट करते हैं। थैंक यू।